हेलो डियर स्टूडेंट, 11th का पोर्शन हमने काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था, जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा। तो उस 11th के पार्ट में यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स का 1D, सिग्निफिकेंट डिजिट, परसेंटेज एरर, मैथमेटिकल टूल के नाम पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडिया एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था। 2D मोशन में भी हमें जहाँ तक याद है हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर दिया था। अगर प्रोजेक्टाइल में कुछ छूटा हो तो आप लोग बताओगे तो मैं वो भी स्टार्ट करूँगा। आज मैं 2D मोशन को, जैसा कि हमने देखा था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक बताया था हमने 2D मोशन का पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आपके सिलेबस में है। दूसरा हमने बताया था सर्कुलर मोशन, और तीसरा बताया था रिलेटिव मोशन। तो आज हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सर्कुलर मोशन में न्यूटोनियन मैकेनिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर उस लेवल का न्यूटोनियन मैकेनिक्स का आइडिया आपको है। और चूंकि मैं प्योर 11th को लेके टीच नहीं कर रहा हूँ, वो कंपटीशन के साथ भी अटैच कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट पर स्टूडेंट को ज़्यादा ध्यान देना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट टर्म इस बात को लेकर है कि आप गिवन टाइम में कर पा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी का आइडिया हो। तीसरा जनरलाइजेशन होता है, हर चैप्टर का एक जनरलाइज फार्मूला होता है, और उस जनरलाइज फार्मूले के इर्द गिर्द वो पूरा टॉपिक घूमता रहता है, तो हमें जनरलाइजेशन का भी आइडिया होना चाहिए। 11th का हमने जब पार्ट स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले मैथमेटिकल टूल लिया था, इसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह लिया था, इसके बाद हमने काइनेमेटिक्स में 1D पूरा किया था। 2D में हमें जहाँ तक याद है हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर दिया था, फिर भी प्रोजेक्टाइल में अगर कुछ, और प्रोजेक्टाइल को भी हमने 5 पार्ट में कंप्लीट किया था। प्रोजेक्शन ऑन द ग्राउंड, प्रोजेक्शन हाइट, इंक्लाइन प्लेन, मूविंग प्लेटफॉर्म वर्टिकली, मूविंग प्लेटफॉर्म हॉरिजेंटली। आज हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और एक सर्कुलर का बेसिक आइडिया देखेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारा कोई पार्ट छूट तो नहीं गया था, अगर छूट गया होगा तो वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आपका सर्कुलर मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो हम आपको बता दें, सर्कुलर मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने यहाँ पर? 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये 2D का बेस्ट एग्जाम्पल है, पर जहाँ सर्कुलर मोशन की बात आए, स्टूडेंट को एक आइडिया और दे देना चाहता हूँ कि वहाँ पर कभी भी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का मतलब B इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2s, इन इक्वेशन को कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, ये कोई भी इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन एप्लीकेबल क्यों नहीं होंगे? तो किसी भी तरीके का सर्कुलर मोशन हो, उसके अंदर एसिलेशन वेरिएबल होता है। एसिलेशन क्या होगा? वेरिएबल। और आपको आइडिया है कि ये 3 और 4 इक्वेशन जो मैंने बताए थे, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे के सारे इक्वेशंस तब एप्लीकेबल होते हैं जब आपका एसिलेशन कांस्टेंट है। एसिलेशन कांस्टेंट होने का मतलब ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को 3 तरीके से चेंज करते हैं, आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, ठीक है। अब हमने कहा कि सर्कुलर मोशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक एक के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहला है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, यूनिफॉर्म, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहचान ये होगी कि यहाँ पर स्पीड टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, ना टाइम के साथ ना पोजीशन के साथ। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो स्पीड जो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, स्पीड इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। या स्पीड पोजीशन के साथ, आपको पता है कि जैसा कि काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया था कि या तो कोई वेरिएबल टाइम का साथ वेरी करता है या स्पेस के साथ, इसके साथ। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो स्पीड टाइम के साथ वेरी करेगी या पोजीशन के साथ वेरी करेगी। स्पीड टाइम का या पोजीशन का फंक्शन होगा, या तो स्पीड टाइम के साथ बदलेगी या पोजीशन के साथ। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, स्पेस है, इसके साथ बदलेगी। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को मोशन इन 2D का एग्जाम्पल बोलते हैं। 2D मोशन का एग्जाम्पल है 2D मोशन। पर यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताया है कि जब ये 2D मोशन का एग्जाम्पल है तो कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, एसिलेशन वेरिएबल होगा। यहाँ पर एसिलेशन कैसा होगा, वेरिएबल होगा। किस में एसिलेशन वेरिएबल होगा, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, एसिलेशन वेरिएबल होगा। एसिलेशन वेरिएबल होने का मतलब काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में, फिर से बोल रहा हूँ, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कभी भी अप्लाई नहीं करना। आपका हो सकता है कोई बाई चांस एक आध कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जिसमें आपका आंसर आ जाए, पर वो अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, कभी भी उसके द्वारा आंसर आएगा नहीं और आना भी नहीं चाहिए। ठीक है। सबसे पहले लिख रहे हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, इन दिस मोशन पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। इन दिस मोशन पार्टिकल moving on a circular path with constant speed। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। एक मिनट, हमने पीछे कहाँ तक लिख दिया था, विद के बाद हटा दें, विद कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। हम ये भी बताएंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या पहचान होगी, क्या क्या कांस्टेंट होगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर इस मोशन में क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। पहले मैं एक सर्कल बनाऊं कि ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब है कि हर पॉइंट पर जो स्पीड होगा वो फिक्स होगा। जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। यहाँ पे अगर v कहते हैं तो यहाँ भी कितना होगा, v होगा। यहाँ भी क्या होगा, मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे घुमा दो तो ये v होगा। इस हर पॉइंट पर स्पीड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ भी देखेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे किसी भी पॉइंट पर। इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो डायरेक्शन ये आ गई। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो डायरेक्शन ये आ गई। आपको पता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पाथ पर वेलोसिटी टेंजेंट के थ्रू दिखाई जाती है, किसी भी कर्व। तो ये यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम b कहते हैं तो यहाँ भी कितना होगा, v होगा। यहाँ भी क्या होगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, क्या बदल रहा, डायरेक्शन बदल रही है। और डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कुछ भी चेंज होना वो डायरेक्शन की वजह से चेंज होगा। ठीक, ये एंगल सपोज करो मैंने थीटा ले लिया। तो यहाँ पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो यूसीएम का पहला पॉइंट अगर हम देखें, इसके करेक्टर लिखना चाहें यूसीएम के करेक्टर में, तो यूसीएम के करेक्टर में क्या आ जाएगा, यूसीएम के करेक्टर में अगर हम देखें, यूसीएम का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो करेक्टर का पहला पॉइंट आएगा कि स्पीड कांस्टेंट होगा। कैसा, क्या कांस्टेंट होगा,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट होगा। इसका मतलब पार्टिकल्स हॉरिजेंटल सर्कल पे ही मूव कर सकता है, वर्टिकल में कभी भी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। ऐसा नहीं कि हॉरिजेंटल हर हॉरिजेंटल मोशन यूनिफॉर्म ही हो, ये जरूरी नहीं है, पर कम से कम वर्टिकल तो नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी। यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी जो वेरिएबल हो रही है ये किस वजह से हो रही, मैग्नीट्यूड की वजह से या डायरेक्शन की वजह से? तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किसकी वजह से हो रही? डायरेक्शन के चेंज की वजह से हो रहा। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दूं दो पॉइंट के बीच, इस पॉइंट को ए पॉइंट कह दूं, इस पॉइंट को बी पॉइंट कह दूं, तो एंगल थीटा है तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे 2b साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री कर दें तो क्वार्टर सर्कल में चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। थीटा 180 डिग्री कर दें तो हाफ सर्कल में चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। थीटा अगर 180 कर दें तो हाफ सर्कल में चेंज इन वेलोसिटी थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो इन दो पॉइंट के बीच चेंज इन वेलोसिटी, तो इसके लिए पॉइंट रख रख के आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लिख दूं, जैसे लिख दूं केस करके यहाँ पे फॉर क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल की बात करूंगा तो क्वार्टर सर्कल के लिए थीटा कितना आ जाएगा, π/2। π/2 का मतलब कितना है, 90 डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, b√2। 90 रख दिया है। हाफ सर्कल करोगे तो 180 रखोगे, तो मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ। स्पीड यहाँ पे क्या होगा, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, स्पीड कांस्टेंट होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी वेरिएबल है, स्पीड कांस्टेंट है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो एक टर्म और आप पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सेम बिल्कुल जो लीनियर वेलोसिटी का होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाय टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से करते हैं। अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें तो कंप्लीट सर्कल में कितना रेडियन घूमेगा, 2π रेडियन, और कंप्लीट सर्कल में जो टाइम लगता है वो 2πt टी टाइम पीरियड होगा। और 1/t को फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी कहलाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर करेगा। जैसे सेकंड वाली नीडल की बात करोगे तो सेकंड वाली नीडल एक पूरा चक्कर 60 सेकंड में लगाएगी। मिनट वाली नीडल की बात करोगे तो मिनट वाली नीडल एक पूरा चक्कर 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड। आवर वाली नीडल की बात करोगे तो ये 12 आवर में लगाएगा, तो 2π12 और 1 आवर में इतने सेकंड होगा। यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। इसका यूनिट सबका रेडियन पर सेकंड होगा। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, हमेशा नहीं होगी, ध्यान रखना है। एंगुलर वेलोसिटी में कांस्टेंट जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये सब कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिख रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर करेगा। फिर आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन की बात। एंगुलर एक्सीलरेशन कितना आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होगा। वैसे भी हम डेफिनेशन लिखे दे रहे हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को जनरली हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सेम जैसा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी कहलाता है लीनियर एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन। ऐसा क्यों हो गया 0, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक बात पहचान निकल के आई कि एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होगा। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो एक एक्सीलरेशन हमेशा ऐड करता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बिना कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव ही नहीं कर सकता, चाहे वो यूनिफॉर्म हो
या नॉन यूनिफॉर्म। सेंटीपिटल एसिलेशन इसी को रेडियल एसिलेशन बोलते हैं, इसी को नॉर्मल एसिलेशन बोलते हैं। तो सेंटीपिटल एसिलेशन का फॉर्मूला होगा डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। डेल्टा बी आपने अभी सेकंड नंबर के पॉइंट पे लिखवाया था, 2b साइन थीटा बाई 2, और डेल्टा टी क्या होगा, कितना कवर करेगा। मान लो इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा और यहां से यहां तक गया, थीटा आएंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से इतना, ये हो गया, अगर रेडियस है तो आर थीटा डिवाइडेड बाई वी। सॉल्व कर लिया तो वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 ओवर थीटा बाई 2। ये आपका सेंटीपिटल एसिलेशन का फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया, सेंटीपिटल एसिलेशन का फॉर्मूला। तो सेंटीपिटल एसिलेशन का फॉर्मूला आपकी किताब में सिर्फ वी स्क्वायर बाई आर लिखती, वो गलत है। वो तब होता है जब थीटा 0 के तब। करेक्ट फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनना कि एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि 60 डिग्री के लिए एंगुलर सेंटीपिटल एसिलेशन निकालना है और बच्चों ने वी स्क्वायर बाई आर रख दिया था, वो गलत है। अगर मैं यहाँ कह दूँ थीटा टेंस टूवर्ड 0, तब आपको पता है लिमिट थीटा टेंस टूवर्ड 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तब सेंटीपिटल एसिलेशन वी स्क्वायर बाई आर आएगा, या आर ओमेगा स्क्वायर आएगा, या बी ओमेगा आएगा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो टूवर्ड सेंटर होगी। और ये कैसा एसिलेशन है, वेरिएबल एसिलेशन है। और ये कैसे आया आपका, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज की वजह से, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से ये आपका सेंटीपिटल एसिलेशन आया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि आपने अभी देखा हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी सेंटर के लिए। ठीक है, तो ये वेरिएबल एसिलेशन, इसका मतलब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन काम नहीं आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको रेडियल एसिलेशन कहते हैं। छठवां पॉइंट हो गया था, तो हम अब 7वें पॉइंट पे बात कर रहे हैं। 7वां पॉइंट अगर हम ले लें तो अभी हमने सेंटीपिटल एसिलेशन, अगर हम देखें लीनियर और एंगुलर में रिलेशन ऐसा होगा, एस इक्वल टू होगा थीटा क्रॉस आर। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस से कर दिया, लेकिन वेक्टोरियल ही लिखा। अगर वेलोसिटी का लिखोगे तो क्या लिखोगे, ओमेगा क्रॉस आर। कई जगह आर ओमेगा लिखा रहता है, जब वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो आर ओमेगा नहीं लिख सकते, ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे। ठीक है, अब आता है आपका एक और एसिलेशन आएगा जिसको बोलोगे टेंजेंशियल एसिलेशन। टेंजेंशियल एसिलेशन की जब बात करते हैं, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो टेंजेंशियल एसिलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉट वेलोसिटी। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे मोड लगा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, आपको पता है स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एसिलेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 होगा। या अदर एक अल्टरनेट वे है कि टेंजेंशियल एसिलेशन का फॉर्मूला होगा एल्फा क्रॉस आर। एल्फा है एंगुलर एसिलेशन, ये 0 होगा। क्यों, एज एल्फा 0 था यूसीएम में। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात एक और सामने आ गई कि टेंजेंशियल एसिलेशन 0 होगा। नेक्स्ट बात करें, अगर कोई पूछे कि सेंटीपिटल एसिलेशन और टेंजेंशियल एसिलेशन में क्या रिलेशन होगा, तो सेंटीपिटल एसिलेशन होता है डायरेक्शन के चेंज की वजह से, टेंजेंशियल एसिलेशन होता है मैग्नीट्यूड की वजह से, और टेंजेंशियल एसिलेशन ऑलवेज सेंटीपिटल एसिलेशन के परपेंडिकुलर होगा।
क्योंकि ये टेंजेंट के लॉन्ग होगा और ये सेंटर के लॉन्ग होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो नेट एक्सीलरेशन की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट एक्सीलरेशन की बात करें सर्कुलर मोशन में तो नेट एक्सीलरेशन ए इक्वल टू आएगा AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। हालांकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है AT 0 है, तो नेट एक्सीलरेशन जो आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो AC के बराबर होगा। ये सब UCM की बात कर रहा हूँ, मैं पहले भी लिख चुका हूँ UCM, फिर भी मैं बार बार लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये सब किसकी बात कर रहा हूँ, UCM की बात कर रहा हूँ, नेट एक्सीलरेशन। जब अब एक और बात आएगी, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो एक फोर्स काम करेगा सेंटर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आज कुछ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, ज्यादा कुछ पॉइंट लिख रहा हूं ताकि इस बात पर डिस्कशन हो सके कि हम कब यूनिफॉर्म है कब नॉन यूनिफॉर्म है, ये आइडिया लग जाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर सेंटीमीटर M इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई r, mr ओमेगा स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले तब लिख रहा है जब थीटा 0 की तरफ टेंड कर रहा, नहीं तो यहाँ भी थीटा बाई 2 का टर्म आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये क्या है, रियल वेरिएबल फोर्स है। कैसा है, रियल वेरिएबल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रियल फोर्स है। ये जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा तो कोई एक फोर्स होगा, कोई एक कॉज होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही तो अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कूलम्बियन फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। एक स्ट्रिंग से एक बॉडी को बाइंड करके सर्कुलर पाथ पर घुमाएंगे तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। एक कार को सर्कुलर पाथ पर रोड पर घुमा रहे हैं तो रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। हम ये कहना चाहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, रियल फोर्स होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट आएगा आपका, ये 9 पॉइंट था, और अगर 9 पहले लिख चुके हैं तो 10 लिख देना। और ये एक और फोर्स होगा जिसको टेंजेंशियल फोर्स का होगा, टेंजेंशियल फोर्स। जी अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सब कुछ सेंट्रीपिटल के लिए लिखा था। टेंजेंशियल फोर्स के लिए लिखोगे तो टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 था तो टेंजेंशियल फोर्स 0 होगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। अब एक मिनट ये देखें कि 10 पॉइंट हो गए थे क्या, हाँ 10 हो गए थे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ये फिर से बता दें कि टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, जो एक्सीलरेशन का रिलेशन होगा वही इसका होगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ नेट रूट ऑफ एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर। और आपने देखा एफ सी 0 सॉरी एफ टी 0 है, तो नेट फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। एक ही फोर्स होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो सेंट्रीपिटल। एक फोर्स और आएगा जिसको आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला भी mv स्क्वायर बाई r होता है, अवे फ्रॉम सेंटर होगा।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सेंटीपिटल फोर्स का रिएक्शनरी नहीं है, ये सूडो फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स आपको जैसा कि आइडिया है नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब आप टॉर्क के बारे में देखो कि यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन में टॉर्क का क्या कंडीशन है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स मूवमेंट होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आर एफ के पैरेलल होता है, क्योंकि रेडियल केवल सेंटीमीटर फोर्स काम करता है। आर एफ के पैरेलल होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क की वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। एक तरीका। अल्टरनेट तरीका है टॉर्क इक्वल टू होता आई एल्फा। एल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये 0 होगा। क्यों 0 होगा? एज एल्फा 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एल्फा 0 है तो टॉर्क 0 होगा। फिर बात आ रही एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते। एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। मूवमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अगर हम यहाँ पे डी एल बाई डी टी निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कितना आ जाएगा बताओ? आर डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी इंटू पी। इसको लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, और इसको डी आर बाई डी टी को वेलोसिटी लिख सकते हैं क्रॉस, और जे टर्म क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगा। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सो डी एल बाई डी टी कितना हो गया? डी एल बाई डी टी इक्वल टू हो गया आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ को टाउ बोलते, तो डी एल बाई डी टी क्या हो गया? टॉर्क के बराबर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होगा। एज टॉर्क 0 है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क क्या है? 0। सो डी एल बाई डी टी 0 होगा। दैट इज एल कांस्टेंट होगा। एल माने एंगुलर मूवमेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एल क्या होगा? एंगुलर मूवमेंट कांस्टेंट एंड कंजर्व होगा। क्या चीज 0 हो गई वो भी पता चल गया। क्या आपका वेरिएबल हो गया, ये भी आपको आइडिया लग गया इतना। ठीक है, इतना आइडिया तो लग रहा है क्या चीज 0 है। अब आपका आ रहा है, अच्छा एक अल्टरनेट तरीके से देख लें। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आई ओमेगा। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी है। तो ओमेगा कांस्टेंट है, आई तो वैसे ही कांस्टेंट, तो एल भी कांस्टेंट होगा। तो ये एक अल्टरनेट वे भी होगा और करके। नेक्स्ट पॉइंट देखें। वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स, बाय सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या करोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सेंटीपिटल फोर्स लोगे इंटू डिस्प्लेसमेंट लोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो ये 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स सेंटर के तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टेंजेंट के लॉन्ग होगा, तो एंगल 90 डिग्री आएगा। तो वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज 0 होता है। पावर डिलीवर्ड बाय सेंटीपिटल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा? पावर इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स
और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो जे भी 0 होगा। वही रीजन है, सेंटीपिटल फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है। अब अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखें, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी आज 1 घंटे की क्लास और रखेंगे, उसमें आगे का टॉपिक कर देंगे। ठीक है। मुझे थोड़ा सा कोई नेसेसरी वर्क आ गया, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। 11th का भी स्टार्ट कर दिया, 12th का मैं कर ही रहा हूँ, लगभग 1-1, 2-2 दिन के बीच में डाल रहा हूँ। इस तरीके से 11th 12th का दोनों कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।